बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द CSS चैनल। आज के इस लेक्चर में हम CSS के एग्ज़ाम में जो सबसे अहम समझा जाने वाला सब्जेक्ट है और जिसके बारे में किसी कदर एक खौफ भी पाया जाता है और बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं CSS एस्पायरेंट्स, उसके बारे में हम बात करेंगे, यानी इंग्लिश ऐसे। हम इसमें डिटेल में ये बात करेंगे कि इंग्लिश ऐसे को कैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, एक अच्छा ऐसे क्या होता है और उसमें कॉजेज़ ऑफ फेलियर क्या होते हैं, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और किस तरह से हम एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हम इंग्लिश ऐसे के बारे में बात करेंगे कि वो क्या होता है और कैसे लिखना चाहिए। अभी इस वक्त चूँकि एग्ज़ाम जो है वो करीब आ रहा है और बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअली जो है वो अप्रोच करते हैं, हमसे पूछते हैं कि अपने इस ऐसे के सब्जेक्ट के बारे में बिलखुसूस और अपने एसेस भी भिजवाते हैं चेक करने के लिए। तो हमने ये ज़रा ज़्यादा मुनासिब समझा कि वो चीज़ें जो इंडिविजुअली हर एक को बताने की बजाय वो हम उसको इस तरह से वीडियो की फॉर्म में कंपाइल करके इस चैनल पर डाल दें, ताकि बहुत सारे देखने वाले जो हैं उनका इसमें, अगर कोई उससे देख के वो फ़ायदा हासिल कर सकें तो उनका इससे फ़ायदा हो जाए। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जी ऐसे जो है वो क्या है। सबसे पहला जो यूजुअली जो पेपर होता है CSS के एग्ज़ाम में, वो इंग्लिश ऐसे का होता है। ये आपके सामने हमने एक सैम्पल पेपर जो था वो 2020 के जो एग्ज़ाम का है वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यही फॉर्मेट होता है, एग्जैक्टली यही ऐसे ही फॉर्म में क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा जब आप 2021 का जो आप जो है वो एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा। मैंने बारहा ये कहा है आपसे कि आपने जब भी क्वेश्चन पेपर कोई भी देखना है तो आपने सबसे पहले उसको उसकी इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस को पढ़े बगैर आपने उसको अटेम्प्ट नहीं करना, ताकि अगर क्वेश्चन पेपर में कोई भी ऐसी तब्दीली है जो कि प्रायर आपके नोटिस में नहीं थी, तो आपको वहाँ इंस्ट्रक्शंस को देख के पता चल जाए। तो क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का सबसे बुनियादी उसको लेके आपके जैसे ही हाथ में आता है, तो सबसे पहला बुनियादी काम आपने ये करना है कि वो राइट साइड पे राइट कॉर्नर पे अपना रोल नंबर लिखिए। उसके बाद आप इंस्ट्रक्शंस को गौर से पढ़िए। अब ऐसे के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम अलाउड है इसमें 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100। उसके नीचे नोट में देखिए इंस्ट्रक्शन जहाँ पे लिखी हुई हैं कि मेक एन आउटलाइन। इसका मतलब है कि आउटलाइन बनाना ज़रूरी है। आउटलाइन जो है वो आपको रिक्वायर्ड है, अगर नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ उसने एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है आपने वो चीज़ मिस कर दी है, तो फिर वहाँ पे पास होने के चांस ख़त्म हो जाएंगे। मेक एन आउटलाइन एंड राइट ए कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे 2500 to 3000 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। इंस्ट्रक्शंस को पूरा पढ़ लें। इसमें से हमें तीन चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट मिल जाती हैं। एक तो ये कि टाइम जो है वो हमारा 3 आवर्स है, हमने 3 आवर्स के अंदर ऐसे लिखना है, एक आउटलाइन बनानी है और जो ऐसे होगा उसकी लेंथ क्या होगी, वो 2500 to 3000 वर्ड्स उसकी लेंथ होनी चाहिए। ये इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह से पढ़ लेने के बाद अब हम देखते हैं कि नीचे जो है वो हमारे पास 10 मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, जिसमें से कोई एक टॉपिक हमने सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर हमने फिर ऐसे लिखना है। ये जो आप देखते हैं कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको उसमें काफ़ी वाइड वैरायटी नज़र आएगी टॉपिक्स के अंदर, बहुत वाइड वैरायटी नज़र आएगी सब्जेक्ट्स के अंदर। आपने कोशिश ये करनी है कि वो सब्जेक्ट जिसके साथ आप ज़्यादा फेमिलियर हैं, जिसकी आपने ज़्यादा तैयारी कर रखी है, जो करंट अफेयर से मुतल्लिक है, वो आप सेलेक्ट करें। बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी इसमें होती हैं, ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो कि लिटरेरी या लिटरेचर से मुतल्लिक होते हैं, जिसके ऊपर जिसका मीनिंग ग्रास्प करना या फिर मीनिंग ग्रास्प करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद उसके ऊपर लिखना, वो बहुत मुश्किल होता है। यूजुअली हर पेपर में 2 से 3 ऐसे लिटरेचर से मुतल्लिक लिटरेरी किस्म के ऐसे दिए गए होते हैं और 2-3 ज़रूर आपको ऐसे ऐसे मिल जाते हैं जो कि करंट अफेयर से मुतल्लिक या आपको कम से कम ऐसे सब्जेक्ट से मुतल्लिक होते हैं जो कि आप CSS की तैयारी के दौरान पढ़ रहे होते हैं। तो अगर इसी हम जो हमारे सामने पेपर है 2020 का, हम इसका एक नज़र पे हम इसको हम देखें, तो देखें अगर आपको करंट अफेयर से मुतल्लिक इश्यूज़ चाहिए तो देखें जो हम यूजुअली जो इश्यूज़ सजेस्ट करते हैं और तैयार करते हैं, उसमें से आपको इसमें सब के अंदर इसके अंदर से नज़र आ जाएंगे। मसलन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि विमेन यूनिवर्सिटीज़ एज एजेंट्स ऑफ चेंज, ये ख़वातीन के हवाले से एक सब्जेक्ट है। पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर इशू, कश्मीर इशू
जो है वो एक सबको पता है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट है सीएसएस की तैयारी के लिए। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, अगेन डेमोक्रेसी से मुतल्लिक जो कि ज़रूर एस्पायरेंट्स ने तैयार किया हुआ होता है। ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के मुतालिक है। पाकिस्तान इनफॉर्मल इकोनॉमी द वे फॉरवर्ड, ये भी इकोनॉमी के मुतालिक आ गया। प्रोमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फेयरली सिंपल। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, अगेन करंट अफेयर से मुतालिक। आईएमएफ बेल आउट्स, रोड्स टू स्टेबिलिटी आर रेसिपी फॉर डिजास्टर, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी सब्जेक्ट जरूर हो सकता है। इसके अलावा जो अभी हमने ऊपर बात की है, जो 3-4 टॉपिक्स 5 हमने देखे हैं, ये वो रूटीन के जो टॉपिक्स हैं जो कि हम सीएसएस की तैयारी के दौरान अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, कि एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इससे मुतालिक कहीं ना कहीं पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, ऐसे में सवाल इसके मुतालिक ज़रूर पूछा जाएगा। तो उन्हीं टॉपिक्स के अंदर रह के इसमें पूछा गया है आपसे इस ऐसे के पेपर में। अब इसका मतलब ये है कि बड़ी वाइड चॉइस मौजूद है आपके पास, और आप बासानी कोई ना एक टॉपिक तो ऐसा होता है जिसके ऊपर ज़्यादा अच्छी कमांड होती है या ज़्यादा अच्छी तैयारी हुई होती है, तो इसके अंदर बड़ी वाइड वैरायटी है, आप उसको आसानी से मुंतखब कर सकते हैं कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके ऊपर आप अच्छा सा लिख सकेंगे। कुछ टॉपिक्स मैंने बताया जैसे कि लिटरेचर से मुतल्लिक होते हैं, वो अब जैसा कि नंबर 1 पे लिखा हुआ है, डू वी रियली नीड लिटरेचर्स इन आवर लाइफ्स, ये इस तरह के, या क्वेश्चन नंबर 8 जो है, आई डू नॉट एग्री विद व्हाट यू हैव टू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिसके ऊपर, जिसको अंडरस्टैंड करके उसका सही मतलब अखज़ करना, और फिर उसके ऊपर एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव ऐसे लिखना जो कि मेरी दानिश में बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं चूँकि उस एस्पायरेंट्स को मद्देनज़र रख रहा हूँ जो कि मुख्तलिफ एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए होते हैं, और सब ने लिटरेचर से वाकफियत नहीं होती, सब लिटरेचर के स्टूडेंट्स नहीं होते, या स्टूडेंट्स हों भी तो वो शायद अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते कि वो इसके ऊपर इस लिख सकें। तो इसमें इसलिए जब आप सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो, आपके हाथ में जब क्वेश्चन पेपर हो और आप ये चूज़ कर रहे हो कि आपने कौन सा टॉपिक है जिसके ऊपर आपने लिखना है, तो मेरी नज़र में ऐसे टॉपिक्स को अवॉइड करना चाहिए, और जो करंट अफेयर से मुतल्लिक हैं या ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने पढ़ रखे हैं, तो फिर आपको वो ऑप्ट करने चाहिए। खैर, आगे हम इसमें डिटेल में बात करते हैं। ये तो क्वेश्चन पेपर एक हमने 2020 का देखा, और 2021 का जो होगा वो भी बिल्कुल इसी तरह का ही है, यही फॉर्मेट होगा। ये फॉर्मेट आपके सामने होना चाहिए आपको, ताकि या वहाँ पे देख के आप जब आप एग्जाम में बैठे हो तो आपको फेमिलियर लगे। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ ए गुड ऐसे। एक अच्छा ऐसे किसे कहते हैं? अच्छा ऐसे कौन सा ऐसे है जो आप लिख के आएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि मैं एक अच्छा ऐसे लिख के आया हूँ? इस क्वेश्चन पेपर को मद्देनजर रखते हुए प्रैक्टिकली हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन को सामने रखते हुए इस क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले देखिए जी, अब हमने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था तो उसमें उन्होंने लिखा था कि मेक एन आउटलाइन, यानी आउटलाइन बनाना आपके लिए ज़रूरी है। एक चीज़ याद रखिए कि आउटलाइन आपने ज़रूर बनानी है, और दूसरी चीज़ इसके साथ ये याद रखिए कि ऐसे का जब भी आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो ये एक थंब रूल है कि आपने उसमें हेडिंग्स नहीं बनानी, हेडिंग्स नहीं देनी, ये एक थंब रूल है, ठीक है। आउटलाइन जो है जब आप वो बनाएंगे, तो आउटलाइन आपकी एक स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन होनी चाहिए। स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन से क्या मुराद है? स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन से मुराद ये है कि उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। जब भी आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप ज़हन में ये रखिए कि आपने उस सब्जेक्ट के मतलब पढ़ने वाले को ज़ीरो से लेके आखिर तक मुकम्मल तौर पे उसको आपने अवेयर करना है, उसको समझाना है, उसको समझें कि उसको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, और आपने उसको ज़ीरो से लेके 100 तक पूरी तरह से उस टॉपिक को ब्रीफ करना है, समझाना है, इस तरह से कि जब वो आपसे बात ख़त्म हो, आपका ऐसे ख़त्म हो, तो पढ़ने वाले को उस टॉपिक के मुतालिक तमाम चीज़ें पूरी तरह से क्लियर हो चुकी हुई हों, और उसके तमाम पहलुओं से वो बखूबी वाकिफ़ हो चुका हो। आपने ये मद्देनज़र रखना है कि जो आपका पेपर पढ़ रहा है उसको इस सब्जेक्ट के बारे में कोई इल्म नहीं है, आपने उसको अच्छी तरह से उसे समझाना है। अब जो आपकी आउटलाइन होगी वो इस
एक चीज़ को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए बनेगी। यानी कि सबसे पहले आप उस टॉपिक का कोई इंट्रोडक्शन देंगे, कोई उसका तारुफ़ करवाएँगे कि टॉपिक है क्या, उसके बारे में आप क्या समझते हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है, क्या आप उसकी स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो क्यों? अगर डिसएग्री करते हैं तो क्यों? जो भी है वो आपने इंट्रोडक्शन में एक बेसिक अपनी आपने एक आइडिया, एक चीज़ बता देनी है ताकि पढ़ने वाले को ये समझ में आ जाए कि आगे ऐसे में आप ये चीज़ क्या चीज़ डिस्कस होने के लिए जा रही है। इंट्रोडक्शन के बाद ज़ाहिर है आप आहिस्ता-आहिस्ता अपनी वो जो थीसिस स्टेटमेंट है, जिसको आपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि आप आप किस चीज़ पर यकीन रखते हैं या आपका क्या व्यू पॉइंट है, तो उस थीसिस स्टेटमेंट को आप आगे लेके चलेंगे, अपना केस बिल्ड करेंगे, अपने आर्गुमेंट्स देंगे, अपनी उस स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट करेंगे विद फैक्ट्स, फिगर्स, इवेंट्स, करंट अफेयर के जो इवेंट्स हैं या आपके पास्ट के कोई इवेंट्स हैं या आपकी और जो भी एग्जांपल्स आप देना चाहते हैं उससे सब्सटेंशिएट करके अपना प्रॉपर एक केस बिल्ड करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिसको आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा या बिगिनिंग होगा, उसके बाद आपकी थीसिस स्टेटमेंट आगे चलती जाएगी, आपकी जो बॉडी ऑफ ऐसे है वो कंपोज करेंगे आप और उसके बाद उसको फाइनली कंक्लूड करेंगे। तो ऐसे जो है वो आपकी एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, एक आर्गूमेंट दूसरे आर्गूमेंट को सब्सटेंशिएट कर रहा होगा, चीज़ें तरतीब से मरहलावार आगे बढ़ रही होंगी, ऐसा कोई एक उसमें सब चीज़ों में एक रब्त पाया जाएगा। एक बेरब्त जुमलों का या बेरब्त ख़्यालात का मजमूआ नहीं होती एक आउटलाइन। एक तरतीब के साथ एक बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में आपके ख़्यालात का जो फ़्लो है वो आगे बढ़ना चाहिए। वो तरतीब आपके ख़्यालात की वो नज़र आनी चाहिए, वो स्ट्रक्चर नज़र आना चाहिए। इस चीज़ को आप कह रहे हैं कि जी मेरी आउटलाइन जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन होगी। स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन बनाने के बाद जब आउटलाइन बना लिया आपने, तो आउटलाइन बनाने के बाद आपने अपने ऐसे का ज़ाहिर है जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन वाला ही आपका टॉपिक लामहला होगा, वो लामहला आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट लेना है। तो उसकी जो आपकी ओपनिंग सेंटेंसेस होंगे, जो बिगिनिंग होगी आपके ऐसे के, ये बड़ी ही कॉम्पैक्ट एंड एलेबोरेटिव होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को आपकी टॉपिक की पूरी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ये उसको पता चल जाए कि आप उसके बारे में क्या समझते हैं, आपका उसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है, आप उससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं या आप उसको किस तरह से आगे पूरे ऐसे में लेके चलने जा रहे हैं। पढ़ने वाले को इंट्रोडक्शन पढ़ते साथ ही ये पता चल जाएगा कि आपके ख्यालात, आप किस ख्यालात के हामिल हैं, आप उस सब्जेक्ट के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं। तीसरे नंबर पे एक ऐसे से जो एक्सपेक्ट किया जाता है, वो ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसमें लिखने वाले की लिंग्विस्टिक और राइटिंग कॉम्पिटेंसी बहुत शानदार होगी। लिंग्विस्टिक एंड राइटिंग कॉम्पिटेंसी से क्या मुराद है? ये तो एक जनरल एंड ब्रॉड टर्म्स हैं। हम इस ऐसे के तनाजुर में उससे क्या मुराद लेते हैं? देखिए, सबसे जो बुनियादी बात है वो ये है कि आपकी करेक्ट एंड फ्लॉलेस लैंग्वेज होनी चाहिए। करेक्ट इंग्लिश और फ्लॉलेस इंग्लिश, यानी आपकी उसमें बहुत ही जो बुनियादी नौइयत की गलतियाँ होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बुनियादी गलतियाँ होंगी और लैंग्वेज की कॉम्पिटेंसी नहीं होगी, तो फिर वो जितनी मर्जी आपने स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन बनाई हो, जितने अच्छे आपके क्लियर आइडियाज़ हों, जितने भी आपने उनको अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो करेक्ट एंड फ्लॉलेस इंग्लिश, उसमें बेसिक चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है कि जो आपके बेसिक टेंसेस हैं वो ठीक हों, आपकी उसमें स्पेलिंग्स की मिस्टेक ना हो, जो आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो ठीक हों, जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो आप कह पा रहे हैं या नहीं कह पा रहे, आपकी वोकेबलरी इतनी सफिशेंट ज़रूर होनी चाहिए कि वो अपनी बात जो आप कहना चाह रहे हैं वो आप कन्वे कर सकें और पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। यानी अप्रोप्रिएट वोकेबलरी का इस्तेमाल है, लिटरेरी एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। देखें, इसमें ना एक दो चीज़ें हैं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि बहुत मैं मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल करूँगा, बहुत ही ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करूँगा जो कि कम यूजुअली इस्तेमाल होते हैं, बहुत ही अजनबी जिनके आप कह सकते हैं अल्फाज, मैं उनका इस्तेमाल करूँगा तो शायद वो कोई बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। देखिए, हम उससे एग्री नहीं करते। हमारे ख्याल में बहुत प्रैक्टिकल वर्ड्स
जो आप इस्तेमाल करने चाहिए, जो आपके मतलब को कन्वे कर सकें, जो कि आपके सेंटेंस को पढ़ने वाले के लिए ईज़ी टू अंडरस्टैंड और आपके मतलब को कन्वे करवा सकें, पढ़ने वाले को समझ में आ सकें, वो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने चाहिए। उसमें हाँ, आप चूँकि आप मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, आपने आप दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश प्रेस एंड कंपोज़िशन भी तैयार की है, उसमें आपने इडियम्स बहुत सारे तैयार किए होते हैं, इडियोमैटिक फ्रेजेस तैयार किए हुए होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें और भी पड़ी हुई होती हैं। तो कोशिश करें कि उनको जहाँ रेलेवेंस उनकी बने, जहाँ रेलेवेंट इडियम्स, इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस आप यूज़ कर सकें, वहाँ पे उनको ज़रूर इस्तेमाल करें। उनके इस्तेमाल करने से आपके जुमलों की खूबसूरती बढ़ती है। एप्रोप्रिएट वर्ड अगर कहीं पे एप्रोप्रिएट ईडियम इस्तेमाल होता है ना, तो उससे आपने 100 अल्फाज लिख के जो मतलब कन्वे करना था, वो एक ईडियम जो है, वो उसका मतलब बड़े, जिसे कहते हैं ना कि कूजे में दरिया बंद कर देता है। तो बड़े शानदार अल्फाज में वो आपकी मतलब को कन्वे कर देता है, बहुत ही कम अल्फाज के अंदर बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और उससे एक लिटरेरी टच भी आता है आपके ऐसे में। अच्छा, यूज़ ऑफ रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी। अगर मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसा ऐसे डिस्कस कर रहे हैं जिसमें इकोनॉमी के ऊपर बात हो रही है, तो इकोनॉमी के ऊपर बात करते हुए आपको ज़रूरी तौर पे उससे जो रेलिवेंट जो टर्मिनोलॉजी है, उसको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। मसलन करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट सरप्लस क्या है, जीडीपी क्या है, या ये जस्ट इकोनॉमी से मुतालिक अगर कोई भी आप टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो किसी तरह से टेक्निकल नौयत का है, तो उसमें आपको, जैसे आप एनर्जी के हवाले से अगर बात कर रहे हैं, तो आपको पता हो कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, कितनी है, जनरेशन कितनी हो रही है, उसमें से थर्मल जनरेशन क्या है, कितनी है, उसका परसेंटेज क्या है, आपकी न्यूक्लियर जनरेशन कितनी हो रही है, आपकी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात हुई, या आपका जो है वो एक्सपेंशन कितनी होगी फ्यूचर में। कुछ ना कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़ जो कि उस सब्जेक्ट के साथ रेलेवेंट हैं, चाहे वो टेक्निकल हैं, वो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए और वो ज़रूर आपको डिस्कस करनी चाहिए। मसलन अगर आप देखें ना, कोई भी अगर पढ़ने वाला इन इन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर वो पढ़ रहा है, सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो वो तवक्को रखेगा कि आप उसको वो सब्जेक्ट पूरी तरह से समझाएँगे। अगर उसके बारे में हम सिर्फ जनरल बात करेंगे और उसकी कोई टर्म टेक्निकल बात नहीं करेंगे, तो फिर पढ़ने वाला ये समझेगा कि शायद जो है वो लिखने वाले ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक नैरेटिव फॉर्म में एक स्टोरी के ज़रिए से इस सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। उसका बड़ा शैलो नॉलेज है, उसको इसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसके आइडियाज़ इसके बारे में क्लियर नहीं है, और लिहाजा उस ऐसे का कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा और शायद उसमें पास होने की चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएँगे। लिहाजा एक अच्छा इंप्रेशन उस वक़्त क्रिएट होगा कि जिस वक़्त उस सब्जेक्ट से मुतल्लिक अगर कोई टेक्निकल रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी है, तो उसको हम रेलेवेंट प्लेस के ऊपर बड़े अच्छे से शानदार तरीके से ज़रूर उसको एक्सप्लेन करें। अच्छा, सबसे अहम चीज़ जो मेरे ख़्याल में लैंग्वेज के बाद सबसे अहम चीज़ है, वो ये है कि लैंग्वेज, आइडियाज़ और जो आपकी थॉट्स हैं, उसके अंदर बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, आप इस सब्जेक्ट के बारे में क्या समझते हैं, आपका बिलीफ क्या है, आप आया उसको सपोर्ट करते हैं, उसको फेवर करते हैं या डिसअप्रूव करते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं कि जिसके अंदर हम लोग हमें खुद पढ़ने के बाद ये समझ में नहीं आता कि लिखने वाला क्या बताना चाह रहा है। आप देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि सब्जेक्ट को आपने पढ़ा, आपने 10 टॉपिक दिए हुए थे, उनमें से जब आपने एक टॉपिक को मुंतखब किया कि ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप इस काबिल हैं कि आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में आप बुनियादी नॉलेज रखते हैं, और जो एंगल उसका एग्ज़ामिनर आपसे पूछना चाह रहा है, उस एंगल को आप अच्छे से बयान कर सकते हैं। इसको कहते हैं कि आपकी क्लैरिटी है, आपकी थॉट्स की क्लैरिटी है, और आप उस क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को लेके आगे चल रहे हैं और उसको अच्छी अपनी कॉम्पिटेंट लैंग्वेज के साथ, अपनी कॉम्पिटेंट लैंग्वेज स्किल्स के साथ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप अपनी थॉट्स में क्लियर नहीं हैं, अपनी थॉट्स को क्लियर तरीके से बयान नहीं कर सकते, तो पढ़ने वाला भी कंफ्यूज होगा, और वो ये समझ जाएगा कि लिखने वाला जो है वो कंफ्यूज्ड है अपने आइडियाज़ के अंदर, एम्बिगुअस आइडियाज़ हैं उसकी, उसको खुद इस थॉट्स की उसकी क्लैरिटी नहीं है उसकी, लिहाजा उसके ऊपर आपके बड़ा बुरा इंप्रेशन जाएगा, और वो जो ऐसे है वो कोई अच्छे मार्क्स हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकेगा।
अवॉइडेंस ऑफ टू मच स्कॉलरशिप। सीएसएस का एग्ज़ाम जब हम दे रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि देखें, हम एक जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, वो एक एग्ज़ाम को पास करने के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उसको अपने ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी हमसे ये तवक्को नहीं रखता कि हम कोई बहुत ही स्कॉलर, एक अफलातून या एक सुकरात बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। इसके अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हम ऊपर बता चुके हैं कि लैंग्वेज ठीक होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होनी चाहिए, आइडियाज़ क्लियर होने चाहिए, अपनी बात को सही तरीके से कन्वे करने की एबिलिटी होनी चाहिए। टू मच स्कॉलरशिप या बहुत ज़्यादा उसमें दलाइल और उसमें आप उसमें घुस के और बहुत ज़्यादा खुद कंफ्यूज होने और पढ़ने वाले को कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत पेश आए वहाँ पे आपने अपने पेपर को दूसरों से डिफरेंशिएट करने के लिए और अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स को एग्जिबिट करने के लिए कोटेशंस, फैक्ट्स, फिगर्स, जो भी आपके पास मैप्स हैं, कोई भी चीज़ है, कोई चार्ट्स हैं, कोई चीज़ आपको अगर समझ में आती है जो आप समझते हैं कि वो जो आपकी जो थॉट्स हैं उसको एलेबोरेट करने के लिए, एग्जामिनर को समझाने के लिए, पढ़ने वाले को क्लियर करने के लिए, उस टॉपिक के बारे में आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन जहाँ पे उसकी रेलेवेंस हो उसको वहीं पे इस्तेमाल करें। इर्रेलेवेंट प्लेसेस पे इर्रेलेवेंट तरीके से खामखा से जब नज़र आ रहा हो कि किसी ने फैक्ट्स को ज़बरदस्ती इसके अंदर घुसाने की कोशिश की है, वो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करते। जहाँ पे ऐसी रेलेवेंस हो वहाँ पे आप कोटेशंस, फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्ट्री के एग्जांपल्स, करंट अफेयर्स से एग्जांपल्स, जो जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं सीएसएस की तैयारी के लिए, कंपलसरी, ऑप्शनल्स, उन सब के नॉलेज को जहाँ पे भी इस्तेमाल हो सके वो आप इस्तेमाल करें। इसका सबसे बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा और आप अपने पेपर को दूसरों से डिफरेंशिएट करने के काबिल होंगे इसके ज़रिए से। स्कॉलरली हैंडलिंग एन आर्ग्यूमेंट और टू बी आर्ग्यूमेंटेटिव। देखिए, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही समझने की चीज़ है। हम जब कोई आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे हैं अपना, या फिर उस आर्ग्यूमेंट को आगे लेके चल रहे हैं, जो एक थीसिस स्टेटमेंट था उसको आगे लेके चल रहे हैं, तो इसके दौरान कभी भी हमने कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट्स, कोई ऐसी लैंग्वेज, कोई हार्श लैंग्वेज, कोई एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़, कोई एब्यूजिव लैंग्वेज, कोई ऐसी डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी जो किसी भी शख्स के ख़िलाफ़ हो, किसी भी गिरोह के ख़िलाफ़ हो, किसी भी सेट ऑफ बिलीफ्स के ख़िलाफ़ हो, किसी भी सेट ऑफ आइडियाज़ के ख़िलाफ़ हो। देखें, जो तनकीद है, किसी से डिसएग्रीमेंट है, वो इंतहाई डिसरिस्पेक्टफुल अंदाज में, स्कॉलरली अंदाज में, इल्मी अंदाज में और पढ़े लिखे तरीके से करना चाहिए। इस अंदाज में कि जिससे समझने वाले को आपकी बात समझ में आए, लेकिन किसी भी शख्स या गिरोह या किसी भी चीज़ की तरफ आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट शो नहीं होनी चाहिए। ये एक बुनियादी, एक पढ़े लिखे इंसान से, एक सीएसएस के एस्पायरेंट से, एक ऐसे वुड बी ऑफिसर से, ये एक बुनियादी चीज़ है जो उससे तवक्को की जाती है कि ही शुड बी डिसरिस्पेक्टफुल टू अदर्स, उन लोगों से जिनसे वो इख्तलाफ रखता है ज़हनी तौर पे। अपने इख्तलाफ रखने के बावजूद वो उनसे डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होगा। तो जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनको रिस्पेक्टफुल अंदाज में हैंडल करना है। कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देनी, किसी भी पॉलिटिकली या रिलीजियसली या किसी भी और अंदाज में किसी भी किस्म की कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जिनको आप सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते, जिनकी कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, जो कि हवा में बातें हैं, ऐसी बातें, चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत ही नेगेटिव इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जाएगा इन बातों की वजह से, और ये क्लियरली जो है वो एग्ज़ाम में फेलियर की एक वजह भी हो सकती हैं। जब आप कोई आर्गुमेंट बिल्ड कर रहे हैं तो उसको दूसरे एंगल से भी देखने की एक अपनी मशक करें, उसको उसको अपनी एक आदत बनाएं कि दूसरा एंगल क्या है, जो दूसरा फरीक होगा वो इस आर्गुमेंट को किस नज़र से देख रहा होगा और आप उसके उस आर्गुमेंट का क्या जवाब देंगे। ये इसको कहते हैं काउंटर व्यूइंग द आर्गुमेंट। आपने अपने आर्गुमेंट को उसके तमाम पहलुओं से उसका जायज़ा लें और तमाम पहलुओं से उसको एलेबोरेट करें। ये होता है जो कि हमने इंस्ट्रक्शंस में पढ़ा था कि उन्होंने लिखा हुआ है कि कंप्रीहेंसिव ऐसे लिखना है आपने। कंप्रीहेंसिव वो तब बनेगा जब आप अपना आर्गुमेंट, उसको तमाम पहलुओं से उसका जायज़ा लेंगे, उसके मुखालिफ जो आर्गुमेंट है उनका भी जायज़ा लेंगे और उनको भी आप इनकारपोरेट करेंगे और फिर उनके ऊपर अपना ओपिनियन देंगे, अपना काउंटर आर्गुमेंट आप देंगे उसके ऊपर। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ एज गुड ऐसे से जो है नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऐसे की बात ये है कि ऐसे जो होता है वो एक पैराग्राफ्स का एक कलेक्शन होता है।
पैराग्राफ्स का एक इंटरकनेक्शन होता है। पैराग्राफ्स को आपने बड़े स्ट्रक्चर्ड अंदाज में, बड़े एक दूसरे को सपोर्टिव अंदाज में और इंटरकनेक्टेड अंदाज में अगर आपने उसको बिल्ड नहीं किया तो वो फिर एक ऐसे नहीं बनेगा, वो एक कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स होगा। ऐसे और कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स में ये फ़र्क है कि सारे पैराग्राफ्स को जब आप एक मरबूत अंदाज में, एक स्ट्रक्चर्ड अंदाज में, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तो एक आइडिया, एक इंट्रोडक्शन से चल के एक बात आर्गुमेंट तक जाएगी और आर्गुमेंट का एक आइडिया दूसरे आइडिया को सपोर्ट करता हुआ कहानी को आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करेगा और फिर उसके फिनिश तक या उसके कंक्लूजन तक लेके जाएगा। तो ऐसे इंटरकनेक्शन या ऐसे कलेक्शन ऑफ पैराग्राफ्स को आप ऐसे कहते हैं। तो बड़े ही कंप्रीहेंसिव, इंटरकनेक्टेड और सपोर्टिव पैराग्राफ्स होने चाहिए जो कि एक दूसरे के साथ कोहेरेंट हों। तो कोहेरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल या पैराग्राफ्स ये बहुत ज़रूरी है। ये जब आप अपनी आउटलाइन बना रहे हैं तो ये आउटलाइन के साथ ही ये तय पाएगा कि आपने कौन सा पैराग्राफ कहाँ पे किस जगह पे प्लेस कर रहे हैं। तो आउटलाइन बनाने का बेसिकली मकसद ये होता है कि पढ़ने वाले को जब वो पढ़ेगा आपकी आउटलाइन तो उसको समझ में आ जाएगा कि अपने आपके पैराग्राफ्स किस तरह से कहाँ कहाँ से प्लेस्ड हैं। जैसे आपने तरतीब आउटलाइन की बनाई है उसी तरतीब से आपके ऐसे की तरतीब होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपने जो है वो कोई एक पॉइंट मिसाल के तौर पे कोई एक आर्ग्यूमेंट आपने नंबर सीरियल नंबर 2 पे लिखा हुआ है अपनी आउटलाइन के अंदर, तो आगे चल के वो पैराग्राफ्स के अंदर वो सीरियल नंबर 4 पे या 5 पे डिस्कस हो रहा है या इवन डिस्कस ही नहीं हो रहा। ऐसे नहीं होना चाहिए। वो जिस जगह पे आपने आउटलाइन में मेंशन किया है उसी जगह के ऊपर वो पैराग्राफ वहाँ पे डिस्कस हो रहा होगा। तो ये आपकी जो आउटलाइन है बेसिकली अगर आपने वो स्ट्रक्चर्ड बना लिया है तो आपके पैराग्राफ जो हैं वो ऑटोमेटिकली उसी अंदाज में तरतीब पाएंगे जिस अंदाज में आपने एक अपनी आउटलाइन बनाई है। तो आउटलाइन अगर स्ट्रक्चर्ड है तो आपकी पैराग्राफ्स भी यकीनन स्ट्रक्चर्ड होंगे और अगर आउटलाइन स्ट्रक्चर्ड नहीं है तो पैराग्राफ स्ट्रक्चर्ड नहीं हो सकते, उनमें कोहेरेंस नहीं हो सकती। इसलिए आपके जो भी आइडियाज़ या थॉट्स जो आप अपनी आउटलाइन में बयान कर रहे हैं उसको स्ट्रक्चर बनाएं, उसको तरतीब बनाएं, उसकी तरतीब इस तरह से बनाएं कि आप ये ज़हन में रख के बनाएं कि मेरे पैराग्राफ भी इसी तरह से चलने हैं और उनकी पैराग्राफ्स की कोहेशन और कोहेरेंस को मद्देनज़र रख के आप अपनी आउटलाइन तरतीब देंगे। ऐसे के अंदर आपको क्रिएटिव होने की ज़रूरत है। क्रिएटिव क्या है, क्रिएटिव से क्या मुराद है? बड़ा सिंपली मैं अगर दो लफ्ज़ों में बयान करूँ तो बात यह है कि इस सब्जेक्ट के अंदर या किसी भी सीएसएस के पेपर में आपसे ये तवक्को नहीं की जाती कि आप कोई क्रैम्ड मटेरियल को रिप्रोड्यूस करेंगे। कोई दो तीन चीज़ें जो उस सब्जेक्ट के बारे में जनरली हर बंदा जानता है और हर चीज़ हर बंदा उसके बारे में वही बात करेगा, आप वही रटी रटाई बातें सुन के उसके बारे में लिख देंगे, तो ये तवक्को नहीं की जा सकती। आपको एक नई चीज़ दी जा रही है, एक नया सब्जेक्ट आपसे पूछा जा रहा है, एक टॉपिक पूछा जा रहा है, उसके ऊपर आपके पास बुनियादी नॉलेज ज़रूर मौजूद है। आपने उस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए उस सब्जेक्ट के ऊपर क्लैरिटी के साथ अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने आर्ग्यूमेंट्स मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करने हैं जो कि पहले आपने कहीं से क्रैम करके रिप्रोड्यूस नहीं किए। इसका नाम है क्रिएटिविटी। उस चीज़ को हर शख्स अपना एक डिफरेंट माइंडसेट रखता है। हर शख्स जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ आइडियाज़ रखता है, मुख्तलिफ बिलीव्स रखता है। तो जब आप अपने जेन्युइन आइडियाज़, अपने जेन्युइन जो हैं वो आपकी थॉट्स हैं, आप उनको यूटिलाइज़ कर रहे होंगे तो आपकी क्रिएटिविटी खुद ब खुद डेवलप होगी। अगर उस सब्जेक्ट के ऊपर आप क्लियर हैं, आपके पास उसके ऊपर आपने पढ़ा हुआ है, आपके पास फैक्ट्स फिगर्स हैं, तो यकीनन आप उसके बारे में एक आर्गुमेंट बिल्ड कर सकते हैं, एक नई बात कर सकते हैं, एक नया आर्गुमेंट बिल्ड कर सकते हैं और दूसरों के आर्गुमेंट को डिफरेंट अंदाज में व्यू कर सकते हैं। इस चीज़ का नाम है क्रिएटिविटी। और कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए सारे आपके पैराग्राफ्स जो हैं, यानी कि उनको टॉपिक्स के जो मुख्तलिफ आप जो आर्गूमेंट्स बिल्ड कर रहे हैं उनको तमाम पहलुओं से आपको को डिस्कस करना है, उसके सारे फैक्ट्स फिगर्स या उसके काउंटर व्यूइंग करके उन आर्गूमेंट्स का आपको प्रेजेंट करना है। जहाँ तक ऐसे कि स्ट्रक्चर की बात है तो स्ट्रक्चर जो होता है ये बेसिकली आपकी, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, एक लॉजिकल प्रेजेंटेशन है आपके आर्गुमेंट की, आपके थॉट्स की। एक आपके थॉट्स को ज़रा बेहतर वेल स्ट्रक्चर्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर अगर वो नज़र आएंगे तो वो एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी एक अपीलिंग चीज़ बनेगी और एग्जामिनर को उस ना सिर्फ ये कि उसको समझने में आसानी होगी बल्कि वो एक आपकी थॉट्स का एक थॉट प्रोसेस का एक ऑर्गेनाइज्ड होना वो भी उसमें से नज़र आएगा। लिहाजा वो ना सिर्फ ये कि वो ऐसे पास हो जाएगा बल्कि उसमें अच्छे मार्क्स भी लेने की वो पोजीशन में होगा। जहाँ तक साइजिंग की बात है कि कितना आपको ऐसे लंबा लिखना है, कितना बड़ा लिखना है, तो वो तो उन्होंने खुद से तय कर दिया। जब हम इंस्ट्रक्शंस देख रहे थे तो उसमें लिखा हुआ है कि 2500 टू 3000 जो आपके वर्ड्स हैं वो यहाँ तक होने चाहिए। इम्प्रेसिव फिनिश,
तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हमेशा से ये कहा जाता है कि जी इनको अगर आपने बहुत शानदार बनाना है, इनको अगर आपने शानदार अंदाज में पेश किया है, तो तब आपका ऐसे जो है वो आप कह सकते हैं कि एक अच्छा ऐसे है। फिनिश जो है ज़ाहिर है आपकी सारी जो इंट्रोडक्शन था या आपका बॉडी ऑफ जो ऐसे था उस सब का एक क्रक्स है, उस सब के जो जितने भी आपने चीज़ें वहाँ बयान की हैं उनको आपने मुख्तलिफ अंदाज में या मुख्तलिफ अल्फाज के साथ उन्हीं को आपने समराइज़ कर दिया है, या आपने उसके अंदर कोई नई चीज़ उसमें शामिल नहीं करनी। कंक्लूजन में कोई नई चीज़ शामिल नहीं होती, जो कुछ आपने ऊपर बयान किया है अब उन्हीं को एक आपने सम अप करना है, उनको समराइज़ करना है, उनको एक फाइनल फॉर्म के अंदर कंक्लूड करके आपने जो है वो पढ़ने वाले के सामने रख देना है। लॉजिकल रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स, इसके अंदर सबसे पहली बात है कि कन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स या क्रिटिकल आर्ग्यूमेंटेशन होनी चाहिए। देखिए इसको समझने के लिए आप ये याद रखें कि एक चीज़ होती है नरेशन। नरेशन ये है कि आपने कोई कहानी है, जैसे कहानी नरेट करते हैं, कोई एक चीज़ आपको पता है, आपने कहीं से सुनी है, कहीं से क्रैम की है, कहीं से पढ़ी है, आप उसको एज इट इज़ रिप्रोड्यूस करना शुरू करें, शुरू से आखिर तक आप उसे प्रेजेंट कर दें। ये चीज़ इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। कन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स या क्रिटिकल आर्गुमेंटेशन जो है वो ये होती है कि आपने उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को पढ़ा, समझा, उसके ऊपर अपनी एक राय बयान की, उस राय को आपने सपोर्ट किया आर्ग्यूमेंट्स के साथ, मुख्तलिफ फैक्ट्स फिगर्स के साथ, दूसरे की राय जो है उस टॉपिक के बारे में जो एक प्रिवेल करती है वो उसको आपने डिस्कस किया और उसके बारे में आपने उससे उसको कन्फ्रंट किया, उसको उसको क्रिटिकली एनालाइज किया और उसके ऊपर आपने अपना काउंटर आर्गूमेंट दिया। अब नरेशन और क्रिटिकल आर्गुमेंटेशन या कन्फ्रंटेशनल डिस्कोर्स में ये फ़र्क है। ऐसे में क्रिटिकल आर्गुमेंटेशन होती है, और जब तक आप इस तरह क्रिटिकली उस सब्जेक्ट को डिस्कस नहीं करते और सिर्फ उसके बारे में कुछ स्टोरीज नरेट करते रहते हैं, सिर्फ वो नरेट करते रहते हैं वन साइडेड चीज़ें जो आपने किसी जगह से पढ़ी हैं, तो ऐसे के अंदर पास होना मुमकिन नहीं है। ये चीज़ें, ये बुनियादी फ़र्क है, इसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है आपसे। आर्ग्यूमेंट, बिल्डिंग आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम मल्टीपल एंगल्स, हम इसकी पीछे कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि उसको तमाम पहलुओं से जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी है। कोहेशन इन डेवलपमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट, रीचिंग द कंक्लूजन, ये वही बात कि आपके पूरा स्ट्रक्चर अगर वेल स्ट्रक्चर्ड आपने ऐसे लिखा है, वो इंटरकनेक्टेड है, एक चीज़ दूसरे से डिसजॉइंटेड या अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी थॉट्स के अंदर, आपके पैराग्राफ्स के अंदर और पूरे जो ऐसे है उसके अंदर अल्टीमेटली एक कोहेशन, एक वेल कोहेरेंस नज़र आएगी, और ये ऐसे के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है आपसे। ये जो सारे हम यहाँ मैं वजाहत करता जाऊँ कि जो हम सारी चीज़ें ये डिस्कस कर रहे हैं, ये हमने FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट के ऊपर, जो कि CSS के लिए एक गाइडलाइन उन्होंने दी हुई है ऐसे के बारे में, हमने उससे ये सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट की हैं। आप अगर चाहें तो आप वो डॉक्यूमेंट खुद भी पढ़ सकते हैं और वहाँ से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो कि आम पब्लिक के लिए अवेलेबल किया है पब्लिक सर्विस कमीशन ने, ताकि स्टूडेंट्स ये देख सकें और उनको ये जो एस्पायरेंट्स हैं, सॉरी, उनको देख सकें कि वो ऐसे से व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अ गुड ऐसे। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मुख्तलिफ एग्जामिनर्स हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनके रिव्यूज़ को सामने रख के FPSC ने कंपाइल करके एक डॉक्यूमेंट बनाया है, जो कि हम पहले भी अपनी एक वीडियोज़ में बता चुके हैं आपको कि आप ये FPSC की वेबसाइट से जाके डाउनलोड करके इसको आप पढ़ सकते हैं। उसी से इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ गुड ऐसे। तो उस डॉक्यूमेंट से हमने जो चीज़ें कुछ एक दो ली हैं वो हम आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं और उसको हम रीड करते हैं। अ गुड ऐसे इज़ नॉट सपोज टू रिफ्लेक्ट क्रैम्ड इंफॉर्मेशन और बुकिश नॉलेज अबाउट द टॉपिक। इट शुड रादर टेल अस अबाउट द राइटर्स पर्सनल फीलिंग्स और थॉट्स अबाउट इट एंड हिज एबिलिटी टू कन्वर्ट दीज फीलिंग्स एंड थॉट्स इनटू आर्ग्यूमेंट्स फॉर कन्विंसिंग द रीडर्स। अब ये वो सारी चीज़ें जो पिछले हम जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं, या अब इनको हमने इस तरह से डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया हुआ है अगेन उसी डॉक्यूमेंट की बेस पे। तो वो सारी चीज़ें वही हैं, अब हम इसको जस्ट गो थ्रू कर लेते हैं। सारी चीज़ें वही हैं जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगेन मैं इसको दोबारा से रीड करता हूँ। अ गुड ऐसे इज़ नॉट सपोज टू रिफ्लेक्ट क्रैम्ड इन्फॉर्मेशन और बुकिश नॉलेज अबाउट द टॉपिक। इट शुड रादर टेल अस अबाउट द राइटर्स पर्सनल फीलिंग्स और थॉट्स अबाउट इट and his ability to convert these feelings and thoughts into arguments for convincing the readers। ये convincing the readers वाली जो बात है, इसको अंडरलाइन कर लें, इसको स्टैरिक कर लें।
Number two, it should be self-contained and self-explanatory, not depending on any outside source for its essential comprehension. यानी कोई मिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी कंफ्यूजन ऑफ आइडियाज़ नहीं होनी चाहिए कि समझ ही ना आ रही हो कि क्या कहना चाह रहे हैं. क्लियर थॉट्स और क्लियर आइडियाज़ होने चाहिए. Its basic stance should be creative, critical and analytic rather than narrative or descriptive, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड पे जो बात की हमने. Answer the exact inquiry set instead of displaying data that is comprehensively important to the theme. अगर कोई मुझसे पूछे कि ऐसे में फ़ेल होने की कोई एक वजह कोई बताई जाए, तो मैं एक वजह अगर मैंने बतानी हो तो मैं ये बताऊंगा कि जो सब्जेक्ट आपसे पूछा गया है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर एक ख़ास एंगल जो एग्जामिनर ने पूछा है आपसे, हम उसको डिस्कस करने की बजाय उसको वो चीज़ें बताना शुरू करते हैं जो उस टॉपिक के बारे में हमें पता है. मसलन मुझे याद है कि 2012 में एनर्जी क्राइसिस का एक वैसे भी वो करंट अफेयर्स के हवाले से एक बड़ा अहम टॉपिक था. एनर्जी क्राइसिस चल रहा था उस वक्त. तो एनर्जी क्राइसिस के ऊपर एक ऐसे आया. एनर्जी क्राइसिस चूंकि सबको पता था कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, तो एनर्जी क्राइसिस को बहुत से लोगों ने हर तरह से तैयार किया हुआ था जी एनर्जी क्राइसिस के ऊपर ज़रूर ऐसे आएगा. अब एग्जाम में ये पूछा गया एनर्जी क्राइसिस, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस. अब एग्जामिनर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि एनर्जी क्राइसिस क्या है, कब शुरू हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या है, कितने मेगावाट हैं, कितने नहीं हैं, कितनी फ्यूचर में ज़रूरत थी और कब क्या हुआ, किसकी वजह से ये क्या मामलात हैं. एग्जामिनर सिर्फ इस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि क्या वजह है एनर्जी क्राइसिस की, कॉजेज़ क्या हैं, और उस कॉजेज़ की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस पैदा हुआ है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. दैट्स इट. अगर आपने एनर्जी क्राइसिस को एक्सप्लेन कर दिया, उसके कॉजेज़ को बता दिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को बता दिया, तो आपने इसका मतलब है कि जस्टिफाई कर दिया है उस टॉपिक को, उसकी स्टेटमेंट को. अब आप उसमें पास हैं. अगर आपने उसके अंदर कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं डिस्कस किया और उसके अलावा एनर्जी क्राइसिस के बारे में दुनिया जहान का डेटा सेट प्रेजेंट कर दिया, चाहे वो कितना ही ऑथेंटिक, कितना ही शानदार क्यों नहीं है, तो उसमें कोई पास होने का चांस नहीं है, उसमें फेल ही होंगे. तो टॉपिक को अंडरस्टैंड करके उसके उस एंगल को, उस पॉइंट को कैच करना जो एग्जामिनर पूछ रहा है, और उसको एड्रेस करना, ये ज़रूरी है. हम अक्सर सबकी, हम में से बहुत से लोगों की आदत होती है कि हम जब कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई लिख रहे होते हैं, तो लिखते लिखते वी ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द मेन टॉपिक, मेन थीम. हम उस तरफ चले जाते हैं जो हमें पता होता है. तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है कि जो चीज़ वो पूछी जा रही है, क्या मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ या मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद की चीज़ें उसको बता रहा हूँ. Next, you have a reasonable contention or point of view. So the examiner knows from the start what the candidate means to state and can follow the advancement of his her contention all through the essay. जो हमने बात की थी कि इंट्रोडक्शन में आप अपनी चीज़ें डिस्कस कर देंगे, बता देंगे कि आप उस टॉपिक से कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं, आप क्या एग्री करते हैं या नहीं करते, और किस तरह आप इस ऐसे को आगे लेके चलेंगे, और किस सिमत में आपका आर्ग्यूमेंट जाएगा, वो आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए. Be critical and analytic, clarifying why something is critical instead of basically depicting that scholars have said. वही बात कि narrative form नहीं, हमें critical argument build कर रहे हैं. Provide reasons in view of sound proof to help a primary contention. आपने substantiate करना है अपने arguments के साथ अपने topic को, अपने stance को. Have good paragraphing. The primary concern of each passage is presented unmistakably and sections pursue sensibly from one another. जो हम इसको एक लफ्ज़ में अगर बयान करें, दो लफ्ज़ों में, तो एक तो स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए पैराग्राफ, और दूसरा जो हम बार बार कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, और उनके अंदर कोहेशन होनी चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए. Evaluate alternate point of view. It weighs up the relative worth or importance of various perspectives or speculations, assessing the key contentions and proof for these, and clarifying why one lot of contentions, reasons or proof is more persuading than others. आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों वज़न रखता है, उसमें क्या बात है कि वो कन्विंसिंग हो, क्या वजह है कि आपकी इस बात से एग्री करें लोग और उससे कन्विंस हों, ये आपने ख़ुद बताना है आर्ग्यूमेंट्स की शक्ल में, फैक्ट्स की शक्ल में.
Refer to speculations and ways of thinking important to the inquiry, showing a comprehension of the criticalness of these to the subject. Include references where applicable, careful references, names and dates. Be particular, it incorporates only the data and detail that is most applicable to responding to the inquiry and forgets about less important material. यानी आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक और क्रिस्पी मटेरियल प्रेजेंट करना है, इधर उधर की गैर ज़रूरी डिटेल, गैर ज़रूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स, इररेलेवेंट चीज़ें उसको प्रोड्यूस नहीं करना, उसको अवॉइड करें. Be composed unmistakably and to the point, without waffle, reiteration, speculations, bombastic language, superfluous language, or individual tales. अच्छा, ये अब तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, ये आप कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड ऐसे हैं, कि एक अच्छा ऐसे क्या होता है, जिसको किस ऐसे को आप कहेंगे कि यार ये एक ऐसे है कि जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक अच्छा ऐसे है और इसको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए और इसको एक मिनिमम पास थ्रेशोल्ड जो है वो क्रॉस करनी चाहिए. ये चीज़ें उसमें होंगी तो आप उसे अच्छा ऐसे कह सकते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कि जी ऐसे के जो पेपर है सीएसएस में, उसके जो कुछ चंद एक चार पांच मेन चीज़ें जो हैं वो फेलियर की, वो हम डिस्कस करते हैं. जाहिर है जब ये चीज़ें हमें पता लग गई कि ये चीज़ें हैं जो कि अगर शामिल होंगी तो हम कहेंगे कि गुड ऐसे है और वो पास हो जाएगा, तो जाहिर है जिनमें ये चीज़ें नहीं होंगी वो ऑफ कोर्स कॉजेज ऑफ फेलियर ही होने हैं. तो हम उनको बस ब्रीफली यहाँ पे नरेट करते हैं और ब्रीफली उनको डिस्कस करते हैं. सबसे पहला जो कॉज ऑफ फेलियर है वो है लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि जब तक उस टॉपिक की मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है तो मैं उसके ऊपर कोई बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ. जो सीएसएस के सीरियस एस्पायरेंट्स हैं, जिन्होंने काफ़ी अर्सा टाइम लगा के इसकी तैयारी की है, वो मुमकिन नहीं है कि उन 10 में से कोई एक टॉपिक भी या कोई एक सब्जेक्ट भी ऐसा हो जिसके ऊपर वो लिख ना सकें. कम से कम एक सब्जेक्ट तो ऐसा ज़रूर होगा जिसके ऊपर वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ लिख सकेंगे. दूसरा जो कॉज है फेलियर का वो है शैलो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, यानी आपको उसके बारे में पूरी तरह से आगाही नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में जो आपने चूज़ कर लिया है. कई दफ़ा यहाँ से एक अलाइड चीज़ जो मेरे जहन में आई है वो ये है कि आपने देखें जब सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है ना एक, तो फिर आपने उसको उसके ऊपर पूरी तवज्जो के साथ आपने टाइम स्पेंड करके एक उसका अपना टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है. उसके ऊपर से बार बार आपने शेकी नहीं होना कि कभी आप जब लिख रहे हैं ऐसे तो आपके जहन में आ रहा है कि नहीं वो जो फ़लाँ सब्जेक्ट था अगर मैं उसके ऊपर लिखूँ तो शायद मैं ज़्यादा बेहतर लिख लूँ. और फिर कई दफ़ा ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं कि जब थोड़ा सा ऐसे लिख लिया, आउटलाइन बना ली, कुछ एक आध पेज लिख लिया, तो फिर उसके जहन में ख्याल आया कि नहीं जी मुझे तो वो लिखना चाहिए था, फिर वो सारा क्रॉस किया और फिर दोबारा गए. ऐसा करने की गलती नहीं करनी. ये करना इटसेल्फ जो है ना वो एग्जामिनर को ये बता रहा होता है कि आप डिसीजन सही तरह से नहीं ले सकते, ख़ास तौर पे अंडर प्रेशर. और उस वक्त जब आपकी टाइम कॉन्स्ट्रेंट भी आपके सामने है, एक एग्ज़ाम का प्रेशर भी है, तो आप अच्छा फ़ैसला नहीं ले सकते. तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें. सबसे पहले आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके, आगे हम स्लाइड में पूरी तरह डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमने एग्ज़ाम के पेपर में प्रैक्टिकली वहाँ पे क्या काम करना है हमने. तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके अपना एग्जैक्ट वो टॉपिक सेलेक्ट करें जिसके बारे में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है और आपका नॉलेज भी उसके बारे में थोड़ा सा सॉलिड और साउंड नॉलेज भी आप रखते हैं. इसके ऊपर डिटेल में हम आगे अगली नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके ऊपर बात करते हैं. तीसरी चीज़ जो इसमें फेलियर की वजह है वो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, या जिसको अगर मैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में कहूँ कि लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज की बेहतर कमांड ना होना. यानी ये ना तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होना एक ऐसी बुनियादी गलती है कि जिसकी वजह से कोई भी एग्जामिनर अगर देखेगा कोई बुनियादी गलती, तो वो फ़ौरन से उसे जो है ना वो उसके जहन में एक ऐसा इंप्रेशन, एक नेगेटिव इन्फ्रेंस ड्रॉ करेगा और वो नहीं मुनासिब समझेगा कि इस ऐसे को पास होना चाहिए, चाहे उसमें जो भी बाकी सारी चीज़ें हों. तो इंग्लिश का ठीक होना तो बेसिक रिक्वायरमेंट है. इसी से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ कि इन अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वोकेबलरी. इन अप्रोप्रिएट चॉइस के जो मतलब आप या तो ये कि ऐसे कोई वर्ड जानबूझ के यूज़ करना चाह रहे हैं जो कि एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए कि बड़ी मुश्किल लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल वोकेबलरी यूज़ कर रहा हूँ. आम फैम नहीं है, और आम फैम नहीं है तो फिर उनका सही पे वो सेंटेंस में फिट नहीं बैठते, या वो आपने ऐसे लफ्ज़ चूज़ किए हैं जो कि आपके मतलब को कन्वे ही नहीं कर रहे. आपकी लैंग्वेज में खुद चूँकि क्लैरिटी नहीं है, लिहाजा आप ऐसी वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके मतलब को, आपके मीनिंग को पूरी तरह से बयान नहीं कर पा रही. तो जब वो बयान नहीं कर पा रही तो ज़ाहिर है एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा कि आपका आर्ग्यूमेंट है क्या. लिहाजा इनअप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ वोकेबलरी एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ फेलियर है. स्टीरियोटाइप आंसर्स का मतलब ये है कि
जो चीज़ें आम फ़हम एक टॉपिक के बारे में हर बंदा उसके बारे में जो एक बात बुनियादी सी जानता है, आपने भी सिर्फ उतनी ही हद तक एक बात की है। आपके आर्गुमेंट में कोई डेप्थ नहीं है, कोई उसके साथ कोई आपने उसको सब्सटेंशिएट नहीं किया किसी भी चीज़ के साथ, ना कोई फैक्ट्स बयान किए हैं, ना कोई काउंटर आर्गुमेंट बयान किया है, ना कोई फिगर्स बयान किए हैं, ना कोई आपने उसका हिस्ट्री के साथ कोई कनेक्शन जोड़ा है, ना करंट अफेयर्स के साथ कोई कनेक्शन जोड़ा है, ना कोई आपने उसकी कोई ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में अपने थॉट्स को बयान किया है। स्टीरियोटाइप एक बात, मसलन एनर्जी क्राइसिस की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर जो बात होती थी, चूँकि पुराना टॉपिक है अभी, तो चूँकि इस वक्त कोई ऐसा शायद वो उसके बारे में ना कोई क्वेश्चन आए, लेकिन बहरहाल एनर्जी क्राइसिस के हवाले से अगर हम बात करें तो उसके बारे में आप सिर्फ ये कह दें कि जनाब पाकिस्तान में बहुत शॉर्टेज है, बिजली की बहुत शॉर्टेज है, उसकी वजह से इंडस्ट्री बंद हो गई है, लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हो गई हैं, और आपका सारा ऐसे इन 2-3 आर्ग्यूमेंट्स के इर्द-गिर्द ही घूमता रहे। ये एक जनरल बात है जो हर बंदा कर सकता है, जो हर बंदा यही बात करेगा, और इससे आगे कोई उसमें डेप्थ नज़र नहीं आ रही, कोई फिगर्स, कोई फैक्ट्स, कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही। तो ये स्टीरियोटाइप किस्म के जो आंसर्स हैं, ये आपको एक बहुत बड़ी फेलियर की वजह हैं सीएसएस के एग्ज़ाम में, एसए के एग्ज़ाम में। आइसोलेटेड सेंटेंसेस एंड डिसजॉइंटेड पैराग्राफ्स, अगेन आपका इससे ही नज़र आएगा कि जी आपका थॉट प्रोसेस जो है वो कोई ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में नहीं है, आप ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में नहीं सोचते, या आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में बयान करने की सलाहियत नहीं रखते। लिहाजा आपका जो ऐसे है वो कोई वेल स्ट्रक्चर्ड या वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बल्कि आइसोलेटेड सेंटेंसेस और डिसजॉइंटेड पैराग्राफ्स हैं। लिहाजा वो भी कोई ऐसे की लिहाजा उसे आप टेक्निकली ऐसे कह ही नहीं सकते। रैंडम आइडियाज़, देखें हमने शुरू में जो बात की कि आप एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, वो एक सेंट्रल आइडिया, एक सेंट्रल थीम है उस ऐसे का। आपके सारे आर्ग्यूमेंट्स उस सेंट्रल थीम के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसको प्रूव या डिसप्रूव कर रहे हैं, उसको आपके जो भी आपने सोचा कि आपने उसके बारे में उससे एग्री किया या डिसएग्री किया है उसके मुताबिक। लेकिन अगर आप इस सेंट्रल आइडिया से हट जाते हैं और आपके ये जो सारे के सारे जो आर्ग्यूमेंट्स आप दे रहे हैं वो सारे बिखरे हुए हैं, शेकी हैं, आपस में आप खुद क्लैरिटी नहीं रखते, तो आपके वो रैंडम किस्म के जो आइडियाज़ हैं वो उस सेंट्रल थीम के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखते, तो वो रैंडम वो आइडियाज़ जो सारे हैं वो आपके रैंडम आइडियाज़ हैं, और वो आपके ऐसे को कोई एक मरबूत अंदाज में, एक वेल स्ट्रक्चर्ड अंदाज में पेश नहीं कर रहे। लिहाजा वो रैंडम आइडियाज़ जो हैं वो आपके फेलियर का बाइस बन सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स विदाउट लॉजिकल रीजनिंग एंड रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स, इस पे कोई और ज़्यादा स्ट्रेच नहीं किया जा सकता कि जब तक आप अपनी बात को, आपकी मेरी किसी भी बात का कोई वज़न उस वक़्त तक नहीं होता जब तक वो लॉजिक ना हो उसके अंदर कोई प्रॉपर उसके आर्ग्यूमेंट्स ना बिल्ड किए जाएँ, कोई फैक्ट्स फिगर्स ना दी जाएँ या रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स ना हो। और फैक्ट्स भी ये याद रखिए कि जो सुने-सुनाए फैक्ट्स होते हैं, वो कतई इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ़ वो फैक्ट्स लिखने हैं कि जो आपको ऑथेंटिक सोर्सेज जिनका पता हो। हमने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं कि आपको कौन-कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हैं, जिनको आप यूज़ करके अपने फैक्ट्स फिगर्स ले सकते हैं। वो आप हमारा ये चैनल के ऊपर वीडियोस को हमारा गो थ्रू कीजिए, तो आपको उसके अंदर ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। रैंडम एंड अनस्ट्रक्चर्ड आउटलाइन, आपकी आउटलाइन जो है वो सबसे पहला इंट्रोडक्शन है एग्जामिनर का आपके साथ और आपके एग्जाम के साथ, आपके इस ऐसे के पेपर के साथ। आउटलाइन अगर आपने स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड नहीं बनाई और उसमें भी वही रैंडम थॉट्स नज़र आ रही हैं और टूट फूट का शिकार है, और कोई आइडिया कहीं पे है, कोई कहीं पे है, उनका आपस में कोई रब्त नहीं बन रहा, और सेंट्रल थीम के साथ भी या सेंट्रल सब्जेक्ट के साथ भी कोई ताल्लुक नज़र नहीं आ रहा, तो यकीन मानिए कि अक्सर तो पेपर जो वो हैं जो आउटलाइन पढ़ते साथ ही एग्जामिनर ये डिसाइड कर लेते हैं कि इसी में पास होगा या फेल होगा। नेक्स्ट है जी फेलियर टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सके और जो वो चीज़ पूछना चाह रहे थे वो बताने की बजाय अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बताते रहे और सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो ये तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स इसके बाद फेलियर ही होगा। इनएडिक्वेट एंड इररेलेवेंट कंटेंट, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। रॉन्ग यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फ्लॉड सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स, इसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी है। क्रैम्ड मटेरियल, यानी आपने क्रिटिकल एनालिसिस नहीं किया, क्रिटिकली किसी चीज़ को आपने एग्जामिन नहीं किया, क्रैम्ड चीज़ें प्रेजेंट की हैं, कोई आपने उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं दिखाई, तो इस मटेरियल को प्रोड्यूस करने का कोई फ़ायदा इसमें शायद नहीं होगा। डल मोनोटनी एंड रेपिटिशन ऑफ स्टीरियोटाइप इंफॉर्मेशन, एक पैराग्राफ में वही बात की, दूसरे पैराग्राफ में अल्फाज बदल के फिर वही बात, तीसरे में भी वही बात और चौथे में फिर उसी को कंक्लूड कर दिया, तो इसका नाम ऐसे नहीं है। ऐसे जो हमने बताया यहाँ पे हम फिर एक दफ़ा जो है वो कॉजेज़ ऑफ फेलियर के बाद में इसको चंद लफ्ज़ों में उसको मैं सम अप करूँ, तो ऐसे जो है वो अच्छा ऐसे क्या है, वो अच्छा ऐसे ये है
कि आपको सब्जेक्ट का पता हो, आपको टॉपिक की क्लैरिटी हो, उसके ऊपर आप एक वाज़े अपना एक मौक़िफ़ रखते हो, उस मौक़िफ़ को बयान कर सकते हो सही लैंग्वेज के साथ, साफ़ सुथरी लैंग्वेज के साथ, अच्छे आर्गूमेंट्स के साथ, आर्गूमेंट्स को बयान करते हुए लॉजिकल रीजनिंग को मद्देनज़र रखते हो, लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ फैक्ट्स, फिगर्स, कोटेशंस जो उसके साथ रेलिवेंट हों वो चीज़ें बयान कर सकते हो, उसको अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड अंदाज में प्रेजेंट कर सकते हो इन सारी मालूमात को प्रॉपर तरीके से इंट्रोडक्शन बॉडी ऑफ टेक्स्ट और उसके बाद प्रॉपर तरीके से कंक्लूड कर सकते हो। तो इस चीज़ का नाम है ऐसे। एक अच्छा ऐसे जिसको लिखने के बाद आप ये तवक्को कर सकते हैं कि आप ऐसे के पेपर को पास कर लेंगे। इस तरह एक अच्छे ऐसे की खसूसियात को सम अप करने के बाद अब हम आते हैं कि CSS में हमने ऐसे को किस तरह से अटैम्प्ट करना है। देखिए CSS का पेपर है, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है, मैं एग्ज़ाम सेंटर पे बैठा हूँ, एग्जामिनेशन सेंटर में मौजूद हूँ, मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है। मुझे किस तरह से फॉलो करना है इन सारी चीज़ों को। अब मेरे बैकग्राउंड में मुझे पता है कि गुड ऐसे क्या होता है और कॉजेज ऑफ फेलियर क्या होते हैं, वो सब कुछ मुझे पता है। अब प्रैक्टिकली एग्ज़ाम वाले दिन मैं बैठा हूँ, मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है, मैं क्या करूँगा। देखें सबसे पहली बात ये कि जो मैं बारहा हम कहते हैं कि जी आप हर क्वेश्चन पेपर में, हर पेपर में आप ये कीजिए कि टाइम मैनेजमेंट की एक पॉलिसी डिवाइस करें। घर से आपके दिमाग में पहले से एक प्लान मौजूद होना चाहिए कि मेरे पास कितना वक्त है, मैंने किस चीज़ को कितना वक्त देना है, और साइंटिफिकली और टेक्निकली ऑर्गेनाइज्ड होके जाइए तो आपके लिए पेपर बड़ा आसान हो जाएगा। अब ऐसे का पेपर है, मेरे पास 3 घंटे हैं, 180 मिनट्स हैं मेरे पास। 180 मिनट्स में मैंने कैसे काम शुरू करना है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और क्वेश्चन पेपर को पढ़ के सिलेक्ट करना है टॉपिक को। ये सबसे अहम काम है मेरा आज के दिन का। इस पेपर का सबसे अहम काम ये शुरू के वो मिनट्स हैं जिसके अंदर मैंने इस पेपर को पढ़ना है और एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। तो इसको मेरे ख्याल में आपको 10 मिनट देने चाहिए। हमारे ख्याल में आपको 10 मिनट इस काम के लिए मुख्तस करें। इस पेपर को 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, जितनी दफ़ा हो सके अच्छे तरीके से पढ़ें। एक दफ़ा जब आपने पढ़ लिया है तो कुछ क्वेश्चन जो आपको लगे हैं फर्स्ट थॉट्स में, आपको लगा है कि 2 या 3 ऐसे हैं जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं, उसको हाईलाइट कर लें कि ये नंबर 2, 3, 4 या 6, 7, 8 जो है, ये मुझे लग रहा है कि मैं इसके ऊपर लिख सकता हूँ, उसको हाईलाइट कर लें। दूसरी दफ़ा फिर पढ़ें उस पूरे पेपर को और फिर देखें कि क्या वाकई कोई और चीज़ मैंने मिस तो नहीं कर दी, कोई अच्छा सब्जेक्ट जो मैं लिख सकता हूँ वो मिस तो नहीं कर रहा मैं, या जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं क्या वाकई मैं उनके ऊपर लिख सकता हूँ। 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा इसको अच्छे से गो थ्रू करें और फिर अपनी सिलेक्शन को नैरो डाउन करते जाएं। जो आपने 3 पहले चूज़ किए थे, फिर उन 3 को अच्छे तरीके से, फिर बाकी सब छोड़ दें। आपने मिसाल के तौर पे 3 जो चूज़ किए थे इनिशियली, अब उसके ऊपर फोकस करें, उन तीनों को पढ़ें कि इसमें से क्या एग्जामिनर पूछना चाह रहा है। हो सकता है कि वो टॉपिक बड़ा आसान आपको लग रहा हो, मसलन डेमोक्रेसी का टॉपिक लग रहा हो, लेकिन उसके डेमोक्रेसी के बारे में जो चीज़ पूछी जा रही है, हो सकता है आप उसके बारे में ज़्यादा थॉट्स ना रखते हों, ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड ना रखते हों, या उसके आपको लगे कि क्लैरिटी तो है लेकिन शायद मैं आर्गूमेंट्स इतने नहीं होंगे मेरे पास, तो आप दूसरे टॉपिक पे गौर करें। इस तरह से अपनी चॉइस को नैरो डाउन करें। जब आपके बैकग्राउंड में ये होगा ना कि अच्छा ऐसे क्या होता है और मैंने क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, क्या क्या चीज़ें मैंने ख्याल रखनी है, तो फिर आप एक अच्छा ऐसे यकीनन अच्छा टॉपिक चूज़ करने में आपको मदद मिलेगी इससे। अब आप अपनी पहले ये जो 10 मिनट हैं इसके अंदर आपने इस तरह से अपनी सिलेक्शन को नैरो डाउन करते हुए ऐसे के पेपर को बार बार क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हुए एक सिलेक्शन कर लेनी है एक टॉपिक की। ठीक है, 10 मिनट इसके लिए हमने मुख्तस किए हैं, लेकिन ये बहुत अहम काम है। और जैसे मैंने अभी पहले बात की थी पिछली एक स्लाइड जब कॉजेज़ ऑफ फेलियर जिक्र कर रहे थे कि कई ऐसे इंस्टेंसेस हमने देखे हैं कि जिसमें लोगों ने पहले एक टॉपिक चूज़ किया, फिर उसको क्रॉस किया, कुछ लिख लेने के बाद उसको क्रॉस किया और फिर दोबारा से एक और चूज़ किया। इसका सबसे 2 नेगेटिव इम्पैक्ट गए। नंबर 1, आपका टाइम वेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा, अब आप कभी भी कैचअप नहीं कर सकते। नंबर 2, आपने एग्जामिनर को ये बता दिया कि आप इनडिसाइसिव हैं, आप इस तरह के जो टाइम जो होता है क्रिटिकल टाइम होता है उसके मौके पे आप फैसला लेने की क़ुव्वत से महरूम हैं, आप सही फैसला नहीं कर सकते। तो इसने आपने नेगेटिव इंप्रेशन अपना खुद क्रिएट कर लिया एग्जामिनर के सामने। और तीसरी बात ये कि आप खुद भी ज़ाहिर है एक थोड़े से डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे और थोड़े से आपको अच्छा नहीं लग रहा, ज़ाहिर है आपने 3 पेज वो क्रॉस किए हुए हैं, साफ़ सुथरा पेपर आप नहीं प्रेजेंट कर सके, तो अब आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी कोई चीज़ ना करें, थोड़ा सा टाइम ज़रूर स्पेंड कर लें उसके ऊपर। वंस आपने एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है, अब क्वेश्चन पेपर को साइड पे रख दें। अब आपने दोबारा उसको नहीं देखना, उसको साइड पे रख दें। वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक आपने चूज़ कर लिया,
वो आपने ला के अपने मेन जो आपकी नीट शीट है उसके ऊपर अपना रोल नंबर लिख लिया आपने, और उसके ऊपर आपने आके अपना वो जो टॉपिक था वो लिख दिया। वो टॉपिक लिख के आपने जो सबसे अहम काम है वो ये करना है कि जो शुरू के फर्स्ट 2 पेजेस हैं वो आपने छोड़ देने हैं। उसके ऊपर आउटलाइन बनाना शुरू नहीं करनी है आपने। आपने आउटलाइन बनानी है रफ एट द एंड ऑफ द आंसर शीट। उसके ऊपर जाके लिखिए, रफ वर्क लिखिए, और वहाँ पे उस टॉपिक के बारे में जो कुछ भी आपके जहन में आते हैं, वो आउटलाइन आइडियाज़ आते हैं, वो एक आउटलाइन बना दें। आउटलाइन जो आपने बनानी है वो आप इस तरह से करेंगे, कोशिश करें कि फर्स्ट हेडिंग बनाएं, 5 टॉप मेन हेडिंग्स बनाएं। कोशिश करें कि एटलीस्ट 5 मेन हेडिंग्स होनी चाहिए। फर्स्ट हेडिंग ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन की होगी और लास्ट कंक्लूजन की होगी, और दरमियान में कम से कम 3 हेडिंग्स आपकी मेन और होनी चाहिए। ये मेन हेडिंग्स के साथ उसके अंदर हमने सब हेडिंग्स भी बनानी है। कोशिश करें कि हर हेडिंग के अंदर 3 से 4 5 सब हेडिंग्स भी हों, जिसको आप सेकंड लेवल हेडिंग कहते हैं। अगर उसके नीचे जाके थर्ड लेवल हेडिंग बना सकें तो वो और ज़्यादा अच्छा आपका एक इमेज क्रिएट करती है आउटलाइन का। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये हम एक नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट करेंगे आपके सामने, उसके अंदर जो है ना वो हम कुछ सैम्पल आउटलाइंस आपके सामने पेश करेंगे। उसमें हम ये बेहतर अंदाज में बताएंगे कि फर्स्ट लेवल हेडिंग क्या होती है, सेकंड लेवल क्या होती है, थर्ड लेवल। आई एम श्योर कि सारे लोग इससे वाकिफ़ हैं, लेकिन हम फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने पेश करेंगे। तो कम से कम 5 हेडिंग्स, ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। 5 हेडिंग्स मेन होनी चाहिए आपकी आउटलाइन के अंदर। हर इंट्रोडक्शन के नीचे आपकी कम से कम जो कंक्लूजन वाली है उसके नीचे तो कोई और सब हेडिंग नहीं होगी। वो तो एक मेन हेडिंग कंक्लूजन की ही होगी। उसको छोड़ के बाकी जो 4 हैं आपकी, फर्स्ट इंट्रोडक्शन की और बाकी जो 2 3 और 4 जो आपकी मेन हेडिंग्स हैं, हर एक के नीचे कोशिश करें कि 3 से 5 सब हेडिंग्स होनी चाहिए, या थर्ड लेवल हेडिंग भी एक आध या 2 होनी चाहिए। ठीक है, इससे आपकी बड़ी स्ट्रक्चर्ड किस्म की और एक बड़ी बेहतरीन किस्म की आउटलाइन जो है वो नज़र आएगी। आउटलाइन किस तरह से लिखनी है, किस तरह से उसकी नंबरिंग करनी है, कहाँ पे आपने उसको अरेबिक न्यूमरल्स लिखने हैं, कहाँ पे आपने उसके साथ जो है वो अपने रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं, ये हम आपको वो नेक्स्ट हमारा आप देखिएगा वीडियो, उसके अंदर हम जो है वो आपको लगा के सारी चीज़ें लिख के प्रेजेंट करेंगे, तो वहाँ से आप बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकेंगे। बहरहाल आपने एक रफ स्केच जो है वो अपनी आउटलाइन का एट द एंड ऑफ द आंसर शीट वो आपने बना लिया। अब उस रफ स्केच को आप बनाने के लिए आप देखें जी आपने 10 मिनट रख दिए हैं उसके लिए, उस रफ स्केच को बनाने के लिए। जो इसमें आपने गौर ज़्यादा ना करें, इसमें आप ये देखें कि आपका उस सब्जेक्ट के बारे में जहन में जो जो आइडियाज़ जो जो थाट्स आ रहे हैं उसको आप नोट डाउन करते जाएं। अब आपने उसको नोट डाउन कर लिया, एक दफ़ा जो भी चीज़ें आपके ज़हन में आई नोट डाउन कर लिया, उनको एक नज़र फिर देखें कि अब मैं क्या इसको मेन हेडिंग बना सकता हूँ। किसी मेन हेडिंग जो मैंने पहले मेन हेडिंग बनाई थी, क्या मैं उसे सब हेडिंग बना दूँ या उसे ख़त्म कर दूँ, या चीज़ों को थोड़ा सा मैं बेहतर अंदाज में रीएडजस्ट कर लूँ। ये जो मैंने हेडिंग नंबर 3 पे लिखी है इसको मैं नंबर 2 पे ले जाऊँ, 2 वाली को 3 पे ले जाऊँ। इंट्रोडक्शन के नीचे जो मैंने सब हेडिंग्स बनाई हैं उसको मैं थोड़ा सा आपस में चेंज कर लूँ। यानी कि आपने जो फर्स्ट आपके ज़हन में जो आपने जो जो थॉट्स आए थे, अब उसको थोड़ा सा रिवाइज करें, उसको थोड़ा सा गौर करें, उसको थोड़ा सा बेहतर करें, इम्प्रूव करें। और एक ये पहले 10 मिनट में आप कर रहे हैं। ये कर लिया जब आपने उसका थोड़ा सा एक जो बिल्कुल रॉ फॉर्म थी उसको थोड़ा सा आपने इम्प्रूव करके थोड़ा सा बेहतर स्ट्रक्चर बना लिया। अब आपने नेक्स्ट जो 5 मिनट हैं वो इस जो बेहतर स्ट्रक्चर आपने बनाया है इसको इसको भी रिवाइज करना है। इसके ऊपर मज़ीद आपने टाइम इन्वेस्ट करना है कि इसको एक बेहतर रिलेटिवली फाइनल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें। इसमें मज़ीद अपने जो अब गौर करें कि मज़ीद क्या मैं इसमें एडिशन कर सकता हूँ, क्या डिलीशन कर सकता हूँ, री एडजस्टमेंट कैसे कर सकता हूँ, कौन सी चीज़ों को निकालना है, ऊपर नीचे करना है, आगे पीछे करना है। आप इसकी री एडजस्टमेंट करें, 5 मिनट ले लें। ये आपकी एक सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट होगी, एक सेमी फाइनल आउटलाइन होगी। अभी मैं इसको फाइनल नहीं कह रहा इसको। अब जब आपने ये तय कर लिया कि जी ये आपकी तकरीबन फिनिश्ड फॉर्म है आउटलाइन की, आपने ये चीज़ें डिस्कस करनी है, तो जिस तरतीब से आपने यहाँ पे आउटलाइन में लिखी हैं इसी तरतीब से आपने ऐसे के अंदर जाके बॉडी ऑफ टेक्स्ट के अंदर जाके उसको लिखना है और इसी तरतीब में वहाँ पे डिस्कस करना है। यानी कोई बंदा अगर आपकी आउटलाइन पढ़ता है तो उसको ये पता होगा कि किस जगह पे ऐसे में किस जगह पे जाके आपने कौन सा आर्ग्यूमेंट जाके जिक्र किया है। तो आपने अब ये एक जब ये बना ली 5 मिनट लगा के रिवाइज कर लिया स्केच ऑफ आउटलाइन, तो अब आप जाके मेन जो आपने पहले 2 पेजेस आपने छोड़ दिए हैं, याद रखिए ब्लैंक छोड़ देने हैं।
थर्ड से आपने जाके वो अपना ऐसे लिखना शुरू किया है। अब वहाँ पे जाके आपने इंट्रोडक्शन का जो आपका फर्स्ट आपकी हेडिंग थी इंट्रोडक्शन की, और इंट्रोडक्शन के नीचे जाके आपने जो भी सेकंड थर्ड दो 1 2 3 आपने जो बनाई थी अपनी सब हेडिंग्स, वहाँ फर्स्ट वाली से अपना ऐसे लिखना स्टार्ट कर देना आपने। ओपनिंग सेंटेंस आ गया आपका, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आ गया, अब इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आप लिख रहे हैं। अब जब आपने लिखना शुरू कर दिया है, तो जब आपने इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिख लिया है, तो अब आप जो है वो थोड़े से कॉन्फिडेंस भी हो जाता है आपको कि मैंने देखें आउटलाइन बना ली है, इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ भी लिख लिया है और थोड़ा सा मैंने बेहतर लिख लिया है अगर आपने, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, आप थोड़े से बेहतर पोजीशन में आ जाते हैं कि अब आप ऐसे को आगे लेके जाने की अच्छे तरीके से लेके जा सकते हैं। अब इस सिचुएशन में आप जो है मज़ीद जब आप लिख रहे हैं ना, तो आपको ख्याल आएगा कि नहीं, अब जो मैंने आउटलाइन बनाई है, ज़ाहिर है अब आपके माइंड में है कि मैंने वहाँ पे क्या आर्गूमेंट, कौन सा मैंने पॉइंट था और उस पॉइंट को मैंने यहाँ डिस्कस करना है। ज़ाहिर है वो आप बार-बार पीछे से देख रहे हैं कि अब यहाँ पे मैंने कौन-सा पॉइंट है जिसको मैंने यहाँ पे लाके डिस्कस करना है। तो अब जब आप लिख रहे हैं ना, तो आपको ज़हन में आएगा कि यार अभी मैं इसको थोड़ा-सा चेंज कर लेता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा-सा, मुझे थॉट्स को ऑर्गेनाइज़्ड मज़ीद अब बेहतर करते जाएँगे। और जैसे-जैसे मैं उसको, वो जो पॉइंट है उसको मुझे यहाँ डिस्कस करना चाहिए, ऊपर वाले को नीचे ले जाना चाहिए, नीचे वाले को निकाल देना चाहिए, या जिस तरह से भी आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये जो आप लिखते जा रहे हैं, साथ-साथ जो आप एडजस्टमेंट करते जा रहे हैं, ये आप अपनी रफ़ जो अपनी आउटलाइन का स्केच, जो सेमी फाइनल या सेमी फिनिश्ड स्केच था, उसको भी अमेंड करते जाएँ साथ-साथ। उसको साथ-साथ चेंज करते जाएँ जो आप कर रहे हैं। अगर वेल एंड गुड, अगर आपको वही ठीक लग रही है तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लिखते हुए साथ-साथ एहसास हो रहा है कि नहीं, मुझे उसको चेंज करना चाहिए, तो आप साथ-साथ उसको चेंज करते जाएँ। और इसी अंदाज़ में अब आपने पूरा अपना ऐसे लिख लेना है। ऐसे लिखने के लिए आपने 140 मिनट्स इस्तेमाल करें। ठीक है, जो हम आज की हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है उसमें 140 मिनट्स आप लगाएं, अपना पूरा ऐसे लिखें। ऐसे लिख भी रहे हैं और आप साथ साथ अपनी फाइनल जो आपकी आउटलाइन थी, सेमी सेमी जो फाइनल आपकी आउटलाइन थी, उसको आप अमेंड भी करते चले जा रहे हैं। जब आपने उसको अब अमेंड कर लिया, 140 मिनट्स आपने यहाँ पे लिख लिया ना, इस्तेमाल करके आपने पूरा ऐसे आपने लिख लिया, तो अब आपकी जो आउटलाइन थी फाइनल जो थी, जिसको आपने बार बार कट करके और ठीक करके और अमेंड करके आपने उसको एक शक्ल दी है, अब वो आपकी एक फाइनल आउटलाइन बन चुकी है। आखिरी जो 15 मिनट आपने बचाए हैं, इसमें आपने ये करना है कि उस आउटलाइन को, जो कि अब आप ऐसे लिख लेने के बाद आपकी जो शक्ल एक फॉर्म फाइनल सामने आई है आपकी आउटलाइन की, उसको उठा के जो फर्स्ट 2 पेजेस छोड़े थे, उनके ऊपर लाके उसको नीट कर दें। बड़ी आराम से 15 मिनट सुकून से अच्छी राइटिंग में उसको उठा के आपको बड़ा अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि जी मैंने अब ऐसे में चूँकि लिख चुके हैं, अब आप कॉन्फिडेंट होंगे कि मैंने ऐसे लिख लिया हुआ है, आउटलाइन भी बना ली हुई है, अब सिर्फ उसको अब नीट करना है। उसको बड़े अच्छे तरीके से हेडिंग्स की शक्ल में नंबर लिख के, और उसको फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, जो भी आपने जिस तरह से बनाई है, उसको फर्स्ट 2 पेजेस पे लाके तो नीट कर दें। ये आपका ऐसे मुकम्मल हो गया। ये चीज़ें जो हैं, ये सारी की सारी हमने इसके अंदर, इस स्लाइड के अंदर यही चीज़ें बयान की हैं हमने, कि सबसे पहले हमने कहा कि जी आपने टाइम मैनेजमेंट की पॉलिसी बयान बताई है। टाइम मैनेजमेंट की पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर को केयरफुली पढ़ने के बाद अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है। जो आपकी आउटलाइन आपने बनानी है, उसको अपने फ़ौरन से स्टार्ट से नीट नहीं करना, उसको आखिर में लिखें, और आखिर में लिख के उसको एक रफ़ स्केच बनाएं, और बार बार थ्रू आउट जैसे जैसे आप ऐसे लिख रहे हैं उसको नीट करते चले जाएं। उसको देखते चले जाएं, उसको रिवाइज़ करते चले जाएं। आप फिर अपना ऐसे लिखिए। ऐसे लिखने के साथ साथ उसको रिवाइज़ करते रहें, उस आउटलाइन को भी। और जब आप जो गिवन टाइम आपने दिया हुआ है ऐसे को, वो आपने जब लिख लिया है उसमें ऐसे, तो फिर अपने उस जो है आपका आउटलाइन, उस दौरान जितनी भी वो आपने उसमें अमेंडमेंट की हैं, जो रिविजन्स की हैं, अब आप उसको लास्ट जो आपने 15 मिनट्स बचाए हैं, उसका फाइनल ड्राफ्ट जो है उसको ला के ऐसे के शुरू में नीट कर दें। ये स्ट्रेटजी आप अपने ज़हन में रखिए, तो आपका जो ऐसे का पेपर है वो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को सम अप करते हैं कि हमने ये देखा है कि अच्छा ऐसे क्या होता है, किस चीज़ को आप किन किन पहलुओं को मद्देनज़र रखें तो आप कह सकते हैं कि जी मैंने एक अच्छा ऐसे लिखने में कामयाब हो गया हूँ। और उनको आप मद्देनज़र रखेंगे, ज़हन में रखेंगे, तो आप जो हैं वो एक अच्छा ऐसे लिखने में कामयाब हो सकते हैं। और कॉजेज़ ऑफ फेलियर क्या होते हैं, और कॉजेज़ ऑफ फेलियर के साथ साथ हमने फिर हमने ये देखा कि हम क्या करें
कि हमारा जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो क्या डिवाइस करें कि जो हम एक अच्छा ऐसे कि सारी जो खसूसियात हमें पता है उसको मद्देनज़र रखते हुए एक हम अच्छा ऐसे किस तरह से हम वहाँ बैठ के एग्जामिनेशन वाले दिन किस तरह से लिखें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरह से हम एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह कुछ सैम्पल आउटलाइन जो हैं वो लिख के आपके सामने प्रेजेंट करेंगे ताकि आप देख सकें कि आउटलाइन कैसे लिखते हैं, उसमें कैसे नंबरिंग करते हैं और उसमें किस तरह से आपने फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल हेडिंग जो है वो बनानी होती है। तो इसके साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।